हेलो दोस्तों, मैं कन्हैया एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ज्ञान पे, जहां पे आपको स्कूल, कॉलेजेस एंड स्टडी से जुड़ी टिप्स एंड अपडेट्स मिलती रहती हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास की साइंस का जो फर्स्ट केमिस्ट्री का चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे और आने वाली वीडियोस में हम केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर होंगे क्लास 10th की साइंस के वो सारे कवर करने वाले हैं। तो आज से क्लास 10th की साइंस के जितने भी चैप्टर होंगे वो सारे कवर करेंगे हम। तो ये पहली वीडियो है जिसमें हम चैप्टर फर्स्ट के कुछ रासायनिक समीकरण के बारे में समझेंगे और आने वाली वीडियोस में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो चलिए फाइनली वीडियो को आज शुरू करते हैं। और इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमारी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं जिसमें आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड बहुत सारी टॉपिक वाइज वीडियोस शेयर की जा चुकी हैं। तो आप उन्हें एक्सेस करके अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा बूस्ट अप कर सकते हैं। तो चलिए फाइनली आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव हियर, रासायनिक अभिक्रिया में होता है। अब रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या होता है? तो कोई भी जब रासायनिक अभिक्रिया होती है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो उस दौरान इस रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या बदलाव देखने को मिलेंगे आपको। तो पदार्थों की जो नया पदार्थ बना है उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, तापमान में परिवर्तन आ सकता है, रंग में परिवर्तन आ सकता है और इसी प्रकार गैस की उत्सर्जन भी हो सकती है। तो जब किसी नए पदार्थ के निर्माण में या फिर नए पदार्थ को बनाने में जब दो या दो से अधिक तत्वों को मिलाया जाता है तो उन दौरान जब इन चारों चीजों में से कुछ परिवर्तन आपको दिखाई देता है तो आप कह सकेंगे कि हाँ, ये एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है फिर आपका रासायनिक अभिक्रिया के कुछ उदाहरण हैं यहाँ पे, जैसे भोजन का पचना। तो जब भोजन पचता है तो गैस उत्सर्जित होती है, भोजन के आकार में, उसके रंग में भी परिवर्तन आ जाता है। तो इस तरह से वो एक रासायनिक अभिक्रिया हुई। सेम एज लोहे पे जंग लगना। लोहे पे जब जंग लगता है तो उसके रंग में परिवर्तन आ जाता है, ठीक है, उसकी अवस्था में परिवर्तन आ जाता है। तो इस तरह से लोहे पे जंग लगना भी एक है रासायनिक अभिक्रिया है। सेम है श्वसन। श्वसन में भी क्या होता है कि हम गैस अंदर लेते हैं फिर बाहर छोड़ते हैं और इस दौरान हमारा जो गैस का उत्सर्जन है वो हो रहा होता है और कहीं ना कहीं तापमान में परिवर्तन भी हो रहा होता है। ठीक है, क्योंकि उत्सर्जन से हमारे बॉडी टेम्परेचर भी कहीं ना कहीं मेंटेन रहता है, तो इसलिए भी ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। सेम एज दही का जमना, इसमें भी अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, दूध से दही हो जाता है तो वो अवस्था में परिवर्तन हो गया, तो सेम ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया हुई। इसके अलावा फिर मैग्नीशियम फीता का जलना, जब मैग्नीशियम जलता है तो श्वेत ज्वाला उत्पन्न करता है, तो ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। फिर इसी प्रकार मोमबत्ती का जलना हो गया। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट फिर आपका है क्वेश्चन थर्ड, बुझे हुए चूने का सूत्र क्या होता है? ये दो चीज आपको याद रखनी है, एक बुझे हुए चूने का और एक बिना बुझे चूने का। तो जो बुझा हुआ चूना होता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है CaOH2। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था कि जब किसी भी तत्व के साथ हम OH जोड़ देते हैं तो वो हाइड्रोक्साइड हो जाता है। तो सेम यहाँ पे कैल्शियम है जिसकी परमाणु संख्या 20 होती है और OH के साथ जब वो अभिक्रिया करता है तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, जिसका फॉर्मूला ये लिखा हुआ है। फिर है बिना बुझा हुआ चूना क्या होता है? तो कैल्शियम ऑक्साइड होता है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है ये, जिसे हम बिना बुझा चूना के नाम से जानते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। बेसिकली इस चैप्टर में हम बहुत सारी अभिक्रियाओं पे चर्चा करेंगे और ये अभिक्रियाएं इंपॉर्टेंट भी है। अगर आप DU-BED के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाकर देखेंगे तो उसमें कुछ कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जहां पे अभिक्रिया से रिलेटेड प्रश्न भी पूछे गए हैं कि आपको वहां पे एक समीकरण दे दिया जाएगा, उसमें पूछा जाएगा कि इस समीकरण में कौन सी अभिक्रिया हो रही है, या फिर किसी डेफिनेशन के साथ पूछा जा सकता है। तो ये फर्स्ट चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है DU-BED में। ठीक है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है? तो ऊष्माक्षेपी जो अभिक्रिया होती है उसमें ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा होता है। ठीक है, नए उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा होता है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट है श्वसन के दौरान ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ग्लूकोज जो होता है जिसका फॉर्मूला
C6 हो गया, H12 और O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला हो गया। जब हम श्वसन कर रहे होते हैं तो उस टाइम ये ग्लूकोज टूट कर नए उत्पादों में निर्मित हो जाता है, जिसमें हमारा कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, H2O का निर्माण होता है और ऊष्मा की उत्सर्जन होता है। तो इस तरह से हम श्वसन जो करते हैं वो एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ठीक है, नेक्स्ट है फिर आपका प्राकृतिक गैस मीथेन का दहन। ये भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है, जिसमें हम देखते हैं मीथेन जो कि CH4 है, वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O गैस का, H2O जल का निर्माण होता है, साथ ही ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा होता है। तो इस तरह से ये भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका कॉपर सल्फेट का क्या फॉर्मूला होता है, तो कॉपर सल्फेट को CuSO4 कहते हैं, और ये जो SO4 है ना, ये सल्फेट होता है। ठीक है, तो इसकी अभिक्रिया हम किसी भी तत्व के साथ करते हैं तो वो तत्व उसका सल्फेट हो जाता है। जैसे कॉपर के साथ अभिक्रिया हुई तो कॉपर सल्फेट हो गया, फिर आयरन के साथ अभिक्रिया करेंगे तो फेरस सल्फेट हो जाएगा। कॉपर सल्फेट नीले कलर का होता है, इसलिए इसे नीला थोथा भी कहते हैं। सेम फेरस सल्फेट को हरा थोथा कहते हैं, फिर हरे कलर का यह होता है। ठीक है, नेक्स्ट है फिर आपका दीवार पर सफेदी जो करी जाती है वो किसके द्वारा की जाती है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है आपका बिना बुझा हुआ चूना, उसके द्वारा की जाती है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा आपकी सफेदी की जाती है। फिर दीवार पर सफेदी के सफेद चमकने का कारण क्या होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जो हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से सफेदी की है। फिर जब वो सूख जाता है तो वो सूखने के बाद कैल्शियम कार्बोनेट में चेंज हो जाता है, और कार्बोनेट में चेंज होने के बाद फिर वो चमकना शुरू करता है। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से कोई भी सफेदी जो की गई दीवार है वो चमकती है। फिर नेक्स्ट है आपका जब लेड नाइट्रेट को शुष्क पर्क नली में गर्म किया जाता है तब कौन सी गैस उत्सर्जित होती है, तो जब लेड नाइट्रेट यानी कि PbNO3 जो होगी, तो PbNO3 को जब गर्म किया जाएगा तो वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाएगी, जो कि एक भूरे कलर की गैस होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप ये समीकरण देख सकते हैं, लेड नाइट्रेट इज इक्वल, फिर दिखा रहा है ये साइन लगा के ऊष्मा की उपस्थिति में ये विस्थापन, ऊष्मा की उपस्थिति में ये वियोजन अभिक्रिया हो रही है, जिसमें आप देख सकते हैं कि लेड नाइट्रेट टूटकर लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में चेंज हो गया। तो ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये भूरे कलर की गैस होती है। फिर इसी तरह एक और है, ये वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, जो कि इसे हम ऊष्मीय वियोजन कह रहे हैं, क्योंकि ऊष्मा की उपस्थिति में हो रहा है तो इसलिए ये ऊष्मीय वियोजन है। तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा की उपस्थिति में जब तोड़ा जाता है तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। ठीक है, फिर इसी तरह उपरोक्त सभी जितने भी हैं ऊपर उदाहरण दिए गए हैं वो सारे ऊष्मीय वियोजन के उदाहरण हैं। जैसे वियोजन अभिक्रिया जो होती है उसमें भी 3 तरह के होते हैं, ऊष्मीय वियोजन, विद्युत अपघटनीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन। तो इस तरह से ये वियोजन अभिक्रियाएं होती हैं। फिर है विद्युत वियोजन। अब विद्युत वियोजन में क्या होता है कि जब हम जल को हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के साथ पृथक कर देते हैं, यानी कि जल में जो भी चीज मिली होती है हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर जल बनता है, तो जब हम उसको अलग करते हैं इस दौरान हम विद्युत वियोजन का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे आप समीकरण देख सकते हैं 2H2O, फिर विद्युत की उपस्थिति दिखा रहे हैं यहाँ पे, और जब विद्युत की उपस्थिति में हम ये वियोजन अभिक्रिया करते हैं तो H2 अलग हो जाता है और O2 अलग हो जाता है। ठीक है, फिर इसी अभिक्रिया में जल जो है, जल से हाइड्रोजन अलग होकर वो कैथोड पर आ जाता है तथा ऑक्सीजन एनोड पर आ जाता है। ठीक है, इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मोल अनुपात होता है वो 2:1 का होता है। ठीक, आज की वीडियो में इतना ही छोड़ते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के जो भी टॉपिक होंगे इसी चैप्टर से रिलेटेड वो करते हुए चलेंगे, और आने वाली वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आने वाली वीडियोस में हम साइंस के जितने भी टॉपिक हो सकेंगे 10th क्लास के एनसीईआरटी के सारे कवर करने की कोशिश करेंगे। और 10th क्लास की जो एनसीईआरटी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है पढ़ने के लिए, और जो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं वो सारे 10th क्लास के एनसीईआरटी के चैप्टर से ही आते हैं। आप बेशक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लेना, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे के सारे
A to Z ऐसा लगा लो कि 10th क्लास की एनसीईआरटी से ही आते हैं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। ठीक है, जितना मैंने एनालिसिस करा है उसके बिहाफ पर मैं ये बता रहा हूँ आपको कि जो क्वेश्चंस आते हैं वो 10th क्लास के एनसीईआरटी से बहुत सारे आते हैं। तो इसलिए अगर आपकी 10th क्लास की एनसीईआरटी साइंस के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर रहेंगे तो आप वहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है, तो आने वाली वीडियोस में हम ये सारे जितने भी चैप्टर होंगे 10th क्लास के एनसीईआरटी के, आपके केमिस्ट्री, बायो और फिजिक्स के जितने भी या एनवायरमेंटल साइंस के जितने भी चैप्टर होंगे वो सारे कवर करने की कोशिश करेंगे। बाकी वीडियो को इसी तरह देखते रहिए और अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर गेटिंग मोर अपडेट्स लाइक दिस ओनली। लेट्स मीट इन अनदर वीडियो एंड डू योर and prepare yourself. Thank you so much guys. Bye bye.